हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सीटेट एग्ज़ाम के लिए डे 4 है और आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी का 4th चैप्टर कवर करेंगे, जो है आपका वस्तुओं के समूह बनाना। इससे पहले हम 3 क्लासेस कर चुके हैं। आप सारी क्लासेस को सीरीज़ से देखिएगा फ्रेंड्स, और आपका जो आने वाला सीटेट है 2025 में, वो आपका बहुत अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। और स्पेशली जो हम साइंस की सीरीज़ अभी कर रहे हैं, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, सीटेट में जो आपका साइंस पूछा जाता है पेपर 2 में, उसमें आपकी क्लास 6 से लेकर क्लास 8 की एनसीईआरटी पूछी जाती है। तो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है और पूरा 6 से लेकर 8 तक की एनसीईआरटी को कवर अप किया जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके पेड नोट्स को भी परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। और आज हम ये चैप्टर समझेंगे वस्तुओं के समूह बनाना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है एनसीईआरटी की, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। हमारे चारों ओर की वस्तुएं, सबसे पहले इसके बारे में हमें पढ़ना है। आप जानते हैं हमारे चारों तरफ जो है अनेक प्रकार की वस्तुएं पाई जाती हैं। जैसे देखिए, दिया भी है कि हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने की बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुओं को देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण जो है अलग अलग होते हैं, यानी कि भिन्न भिन्न होते हैं, जो कि आपको इस फिगर में दिखाया गया है। ये आप देख सकते हैं हमारे चारों ओर की वस्तुएं, ठीक है। ये सब आप जानते ही हैं, नॉर्मल सी चीज़ है। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। अब देखिए, हर चीज़ की आकृति जो है अलग अलग होती है वस्तुओं की, ठीक है। कोई आपको गोल दिखेंगी, कोई आपको वर्गाकार दिखेंगी। तो देखिए, गोल आकृति में हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद आ जाती हैं। रबर की गेंद हो गई, फुटबॉल हो गया, कंचे हो गए, ये सभी आपके क्या होते हैं, आकृति में गोल होते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें, तो इसमें हमारे अन्य जो गोल वस्तुएं हैं, ठीक है, उनको अगर सम्मिलित कर लेते हैं तो उसमें आपका सेब है, संतरा है, घड़ा है, ये सब भी आ जाता है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। कैसी वस्तुओं की बात हो रही है? ऐसी वस्तुओं की ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जाता है, ठीक है। खाने वाली वस्तुओं पर अगर हम ध्यान देते हैं, तब हम इस सूची में उन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने अध्याय 1 में पढ़ा था। आपको ध्यान होगा, फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? भोजन यह कहाँ से आता है, ठीक है। भोजन हमको कहाँ कहाँ से मिलता है, वो जो फर्स्ट चैप्टर था। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित होंगी। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं, ठीक है, जो प्लास्टिक से बनी है। अब प्लास्टिक से क्या क्या बना हो सकता है? बाल्टियाँ हो सकती हैं, लंच बॉक्स है, खिलौने हैं, जल पात्र हैं, पाइप हैं, और इसी प्रकार की बहुत सारी वस्तुएं। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग होते हैं। आपको यहाँ पर ना ये समझाया जा रहा है कि वस्तुएं हमारे आसपास बहुत सारी होती हैं, लेकिन उनको आप अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं आपकी क्या हो गई? गोल हो गई। गोल में भी आप कुछ ऐसे खाने वाली चीज़ों को अलग से रख सकते हैं। इसी तरीके से प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं वो अलग रख सकते हैं। कांच के जो बर्तन हैं उनको आप अलग कैटेगराइज कर दीजिए। तो कहने का मतलब है कि वस्तुओं को अलग अलग तरीके से आप वर्गीकृत कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती हैं। ये पदार्थ हमारे कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के बारे में विचार कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुओं को एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति के घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली हम एक वस्तु को ला सकते हैं तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से भी एकत्र कर सकते हैं। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? अब देखिए, अगर स्कूल से, विद्यालय से अगर आप कुछ एकत्रित कर रहे हैं तो वो चौक हो सकती है, आपकी पेंसिल होगी, आपके पास नोटबुक होगी, रबर होगा, ठीक है, डस्टर होगा, हथौड़ा होगा। घर अब अगर आप विद्यालय से बाहर से चीज़ों को एकत्रित कर रहे हैं तो जैसे हथौड़ा है, कील है आपके घर में,
सोप होगा, साबुन होगा, पहिया हो गया, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं, एकत्रित कर सकते हैं। अब देखिए, हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना लेते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। जैसे दीवार हो गई, वृक्ष हो गए, दरवाजे हो गए, ट्रैक्टर हो गया, सड़कें हो गई। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप विद्यालय में ला नहीं सकते, इनके बारे में आप सिर्फ क्या करेंगे, सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज और लकड़ी से बनी हैं। अब ये जो आपने वस्तुएं कैलकुलेट करी हैं उसमें से क्या 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 कहा जा रहा है कि जो वस्तुएं लकड़ी से बनी हैं उनको अलग कर दो, जो वस्तुएं कागज से बनी हैं उन्हें अलग कर दो, ठीक है। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूहों में बांट सकते हैं। इनमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज से बनी हुई हो जाएंगी और दूसरे समूह की लकड़ी से बनी हुई हो जाएंगी, ठीक हो गया। इसी प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को भी अलग कर सकते हैं, है ना। खाना बनाने में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वही चीज़ें यहाँ पर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्रियाकलाप को समझेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। कुछ सामान्य वस्तुओं की सूची दी गई है, इनके अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप इस सारणी में जोड़ सकते हैं। ये जो सारणी आपको दिख रही है इसमें बेसिकली बताया क्या है कि समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं, समान पदार्थ से बनी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं कहने का मतलब है जैसे लकड़ी एक पदार्थ है और इससे विभिन्न वस्तुएं बन सकती हैं। जैसे आपका कुर्सी बन सकता है, मेज है, हल है, बैलगाड़ी है और बैलगाड़ी के पहिए हैं, ये सब आपके क्या हैं, लकड़ी से बनते हैं। जैसे आपके घर में अलमीरा होगी, आपकी टेबल होगी, है ना। लकड़ी की बहुत सारे आइटम्स होते हैं, वो सब क्या बने, लकड़ी से बने हैं। ये लकड़ी क्या है, एक पदार्थ है। ऐसे ही कागज़ की अगर बात करें तो बहुत सारी चीज़ें कागज़ की बनी होती हैं। जैसे आपकी जो बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, आपका न्यूज़पेपर है और बहुत सारे जो टॉयज़ होते हैं, खिलौने होते हैं, वो कागज़ के होते हैं। कैलेंडर है, मैगज़ीन्स हैं, ये सब क्या होती हैं, कागज़ से बनी होती हैं। इसी तरीके से आपसे कहा है चमड़ा, प्लास्टिक और रुई से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, नोट करिए। चमड़े की आपने बेल्ट देखी होगी, चमड़े का जूता देखा होगा। प्लास्टिक का तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक आपकी चेयर है, बच्चे के खिलौने हैं। और रुई की अगर बात करें तो रुई से भी बहुत सारे आइटम्स बनते हैं। जैसे आपका बिस्तर है, ठीक है, आप ब्लैंकेट जो ओढ़ते हैं वो सब क्या है, रुई से बना हुआ होता है, ठीक हो गया। अब ये वाली सारणी देखिए, वस्तुएं तथा पदार्थ जिनसे ये बनी हुई हैं। जैसे कोई प्लेट है, ये प्लेट किस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। प्लेट जो है इस्पात की हो सकती है, कांच की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है या किसी अदर मेटल की भी हो सकती है। ऐसे ही जो आपकी पेन होती हैं, प्लास्टिक की पेन भी होती हैं और धातु की भी होती हैं। फिर धातु के अंदर भी अलग अलग आ सकता है, जैसे एल्यूमिनियम की हो सकती है, कॉपर की हो सकती है, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको बताया गया है कि कोई एक चीज़ जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, या फिर कोई एक पदार्थ जो है अनेक प्रकार की चीज़ों को बनाने में क्या करता है, यूज़फुल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो देखिए, वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है, और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई भी जा सकती हैं। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि अभी हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब आएगा पदार्थों के गुण, और यहाँ पर आप क्या होता है ना कि जो पदार्थों के गुण हैं उनके बेसिस पर आप बता सकते हैं पदार्थों के बारे में। जैसे पदार्थों के गुण क्या हैं, दिखावट के आधार पर, विलेय अविलेय के आधार पर। देखिए अभी हम पढ़ेंगे इसको पूरा, विलेय और अविलेयता, उसकी कठोरता हो गई, इसके आधार पर आप पदार्थों का क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस तरीके के पदार्थ हैं, ठीक है। चलिए, तो पदार्थों के गुण में सबसे पहले आता है, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता। आपने देखा होगा जो ग्लास होता है स्टील का होता है, प्लास्टिक का होता है, कांच का होता है, मेटल का हो सकता है, लेकिन किसी कपड़े का ग्लास कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता है, तो कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने पहले किया था उसे याद कीजिए। कपड़े में क्या होता है, द्रवों को रखने के लिए अगर आप उसमें यूज़ करते हैं तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लास क्या अगर आप कपड़े का बनाएंगे तो सोचिए कपड़े के अंदर आपने वाटर भर दिया तो वाटर को होल्ड करके नहीं रख सकता ना, उसमें से वाटर निकलने लगेगा।
गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु या कोई ऐसा पदार्थ चाहिए होता है, ठीक है, कि गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर क्या करता है, वो निर्भर करता है। ओके, यहाँ से है, देखिए ग्लास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु और अन्य कोई पदार्थ चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, ग्लास हमारे कांच के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, किसी मेटल के हो सकते हैं, लेकिन वो कपड़े के नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि अगर आप कपड़े में डालेंगे ना तो कपड़ा वाटर को होल्ड नहीं कर सकता, रोक कर नहीं रख सकता, वाटर गिरने लगता है। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर में देखिए, लिखा भी है कि कपड़े के ग्लास का उपयोग करते हुए, अब ये कपड़े का ग्लास यूज़ कर रही हैं, वाटर यहाँ नीचे से निकल जा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज़ का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुण और उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है, कि उस पदार्थ का यूज़ हम किस जगह पर कर रहे हैं, वो उसके लिए सूटेबल है या फिर नहीं है, इस चीज़ पर डिपेंड करता है, ठीक हो गया। अतः पदार्थों के वह सब गुण क्या हैं जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है, ठीक है। अब ये पदार्थों के गुण आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला गुण आता है दिखावट। तो देखिए देखने में वो कैसे होते हैं, इस तरीके से पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। आप जानते ही हैं, इतने सारे पदार्थ हैं हमारे आसपास, वो एक दूसरे से क्या है, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, लोहा तांबे से अलग दिखाई देता है, एल्यूमिनियम अलग दिखाई देता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमिनियम में कुछ समानताएं होती हैं जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। आप जानते हैं लकड़ी अलग चीज़ है, लेकिन लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम ये मेटल से बने होते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्टिविटी यहाँ पर, क्रियाकलाप। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इनमें से कोई चमकीली दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में अलग कर दीजिए। अगर आपको कोई चमकीले दिख रहे हैं इनमें से, तो आप उनको क्या कीजिए, पृथक कर दीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कर दीजिए, ठीक है, जो भी आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थ हैं उनके साथ ये क्रियाकलाप कर सकते हैं, ठीक है। तथा द्युतिवान तथा द्युतिहीन पदार्थों की सूची बनाइए। अब उनमें से आप सूची बनाइए कि कौन से चमकने वाले हैं और कौन से चमकने वाले नहीं हैं। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर यह देख सकते हैं कि वह द्युतिमान है या फिर नहीं है। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्रायः धातुएं होती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, जो धातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं, शाइन करती हैं, चमकीली होती हैं, ठीक है। उनमें एक शाइनिंग होती है धातुओं में, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, सोना, ये धातुओं के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर आपने जो ये एग्जाम्पल लिए थे, गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट, चौक, इनमें से क्या क्या चमक रहा होगा? चौक तो चमकेगी नहीं, ना ही गत्ता, ना ही लकड़ी। मेटल वाली चीज़ें चमकेंगी, जो धातुएं होती हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, ये चीज़ें क्या होंगी, इनमें चमक होगी, शाइन होगी, ठीक है। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, जिनमें शाइनिंग होती है वो धातुएं हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हो गए। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती हैं और द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है। अब कह रहा है कि कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो ये अपना चमक वाला जो गुण है ना उसको खो देती हैं, और उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। इसीलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह देखें कि उनमें द्युति है या फिर नहीं है, यानी कि वो चमक रहे हैं या फिर नहीं चमक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दिखावट के आधार पर पदार्थ अलग अलग हो सकते हैं, किन्हीं में चमक हो सकती है और किसी में चमक नहीं होगी। अब नेक्स्ट आपका गुण आता है पदार्थ का, कठोरता का गुण। कुछ पदार्थ बहुत कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं, और कुछ पदार्थ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, यानी कि कोमल होते हैं, ठीक है। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं
तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, यानी कि संपीड़ित करना, कंप्रेस करना। जैसे आप एक स्पंज लेंगे तो स्पंज को अगर आप कंप्रेस करेंगे, दबाएंगे तो वो कंप्रेस हो जाता है, और जैसे आप उसको ऐसे अपनी मुट्ठी खोलते हैं तो वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। तो ये होता है संपीड़ित करना। जैसे आपके घरों में सिलेंडर के अंदर क्या होता है, एलपीजी होती है, उसको कंप्रेस करके रखा जाता है सिलेंडर में, ठीक है, संपीड़ित करके। जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ हो जाते हैं। अब अगर आपको बहुत एक हार्ड प्लास्टिक का कोई मटेरियल दे दिया गया, आपको बोला कि आप इसको संपीड़ित कीजिए, आप हाथ से दबाएंगे तो क्या वो दब जाएगा? नहीं दबेगा, ठीक है। तो जैसे धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से खरोंचा नहीं जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आप आसानी से खरोंच सकते हैं या फिर संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कोमल पदार्थ, यानी कि सॉफ्ट मटेरियल, जिनको आप क्या कर सकते हैं, किसी चीज़ की हेल्प से खरोंच सकते हैं, दबा सकते हैं या फिर कंप्रेस कर सकते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें आप संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी कि जिनको दबाना कठिन होता है, वो कहलाते हैं आपके कठोर पदार्थ, यानी कि हार्ड मटेरियल, ठीक है। कठोर पदार्थ हार्ड मटेरियल हो गया, कोमल पदार्थ आपका सॉफ्ट मटेरियल हो गया। आगे देखिए, उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज, जो कि मैंने अभी आपको बताया, स्पंज क्या होता है, कोमल होता है। जब आप उसको दबाते हैं तो दब जाता है, अगर आप उसको छोड़ते हैं तो वो अपनी पोजीशन में आ जाता है। सेम ऐसे ही रुई जो कॉटन होती है वो भी ऐसे ही होती है, उसको आप दबा सकते हैं। जबकि लकड़ी कठोर होती है, लकड़ी को आप नहीं दबा सकते, ठीक है। तो दिखावट के आधार पर सभी अलग अलग होते हैं। तो पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे द्युति यानी कि चमक, कठोरता, रूक्ष, रूक्ष यानी कि खुरदुरापन, अथवा चिकना होना, शाइनिंग होना उनमें। क्या आप अन्य गुणों के बारे में भी सोच सकते हैं कि किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो बेसिकली यहाँ पर पदार्थ की जो है गुणों की बात हो रही है, कोई कठोर है, कोई सॉफ्ट है, दिखावट के आधार पर अलग अलग हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आपका गुण आता है विलेय और अविलेय का गुण। कुछ पदार्थ विलेय होते हैं, कुछ होते हैं अविलेय, यानी कि कुछ सॉल्युबल होते हैं, कोई नॉन सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। एक्टिविटी दी है कि कुछ ठोस पदार्थों जैसे कि चीनी, नमक, चॉक पाउडर, बालू जिसे रेत भी कहते हैं, अथवा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए, ठीक है। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे गिलास में नमक, और इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थों को मिलाइए, ठीक है। ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ठीक है, वाटर में इन्होंने क्या लिया है, ये चीज़ें डाली हुई हैं, किसी में चीनी डाली है, किसी में नमक डाला है, किसी में अन्य चीज़ें डाली हुई हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है यहाँ पर ये देखिए, पहले गिलास में आप चीनी, दूसरे में नमक और इस प्रकार से अन्य चीज़ें डाल सकते हैं। प्रत्येक गिलास की अंतर्वस्तु को चम्मच से विलोडित कीजिए, यानी कि धीरे धीरे से ग्लास में जो चीज़ें आपने डाली हैं वाटर के साथ उसको हिला करके मिक्स कीजिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद प्रेक्षण कीजिए, पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिखिए। देखिए यहाँ पर आपको सारणी दी हुई है, ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ठीक है, कि जैसे वाटर लिया हुआ है उसमें आपने किसी में शुगर डाल दिया, किसी में आपने सॉल्ट डाल दिया, किसी में आपने चॉक पाउडर डाल दिया, किसी में लकड़ी का बुरादा डाल दिया, और उसके बाद उसको हिला करके थोड़ी देर छोड़ दीजिए। फिर आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या वो चीज़ वाटर के अंदर घुल गई है या फिर नहीं घुली है। ये चीज़ आपको देखनी है और इस सारणी में आपको नोट डाउन करनी है, ठीक है। ऐसा इसमें कहा जा रहा है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, आप जानते ही हैं। जैसे जिस ग्लास में नमक डाला होगा, नमक तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। घुल जाएगा मतलब लुप्त हो जाएगा, अब वो नज़र नहीं आएगा। क्यों नज़र नहीं आएगा? क्योंकि वो वाटर के साथ मिक्स हो चुका है, NaCl H2O के साथ मिक्स हो चुका है, ठीक है। ऐसे ही अगर आप चीनी डालते हैं वाटर के अंदर तो आप जानते ही हैं चीनी भी क्या होती है, घुल जाती है, वो भी लुप्त हो जाएगी, वाटर में मिक्स हो जाती है। वहीं अगर लकड़ी के बुरादे की बात करें तो लकड़ी का जो बुरादा होता है वो पानी में नहीं घुल पाएगा, ठीक है, वो साफ साफ उसमें नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर बताया है।
जो चीज़ें घुल जाती हैं पानी में उन्हें हम कहेंगे वो पानी में क्या है, विलेय हैं, सॉल्युबल हैं। और जो चीज़ें पानी में नहीं घुल रही हैं अच्छी तरह, हम कहेंगे वो चीज़ें क्या हैं, अविलेय हैं। वो क्या है, अविलेय हैं। जैसे पानी में चीनी और नमक विलेय हो गया, पानी के अंदर लकड़ी का बुरादा वो अविलेय हो गया। ठीक है, तो यही वाला गुण आपको यहाँ पर समझाया गया है। चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, डिटेल में देख लेते हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए, यानी कि पानी में क्या हो गए, घुल गए, विलीन हो गए। तो हम ऐसे पदार्थों को कहेंगे कि वो जल में विलेय पदार्थ हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ जो नहीं घुलते हैं तो उन्हें हम कहेंगे वो क्या है, अविलेय पदार्थ हैं। बस यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहला विलेय और दूसरा अविलेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक नेक्स्ट एक्टिविटी आपको दी हुई है। सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल या अन्य किसी द्रव के नमूने एकत्रित कीजिए। कांच का एक ग्लास लीजिए, इसे आधा जल से भर दीजिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति विलोडित कीजिए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और परीक्षण करना है कि यह द्रव जल के साथ मिश्रित होता है या फिर नहीं होता है। आप खुद बताइए, अगर आपको वाटर दिया जाए, H2O दिया जाए और उसमें ऑयल मिक्स करने को कहा जाए और आपको बोला जाए कि इसे अच्छी तरीके से मिक्स करो, हिलाते जाओ जब तक ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो जाते, लेकिन अगर आप उसे कितना ही हिला दो वो मिक्स नहीं होगा। ऑयल की जो एक लेयर होती है ना, वो जो है वाटर के सरफेस पे दिखाई देने लगती है। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वाटर लिया है, वाटर के अंदर एक ऑयल डाला है, अब उसको हिला रहे हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं होता है। ये बी वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पर ये ऑयल की जो लेयर है साफ साफ नज़र आ रही है, जो कि वाटर के ऊपर एक बन चुकी है लेयर। तो ऑयल जो है वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है, यानी कि ऑयल जो है वाटर के अंदर विलेय नहीं होता है। बस यही एक्टिविटी आपको समझाई गई है। ठीक है, कि कुछ द्रव तो भली भांति मिल जाते हैं, लेकिन कुछ द्रव आपके क्या होते हैं, इसमें मिक्स नहीं हो पाते हैं। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बस इसमें यही बताया गया है कि ऑयल जो है वाटर के अंदर पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो सकता। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल, कुछ वस्तुएं जल में तैरती हुई दिखाई देती हैं और कुछ क्या होती हैं, जल में डूब जाती हैं। जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होगी और जिनकी डेंसिटी कम होगी। अगर जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी कि जिसका घनत्व, भार ज़्यादा होगा, वो वाटर के अंदर डूब जाता है, हमेशा ध्यान रखें। और जिसकी डेंसिटी कम होती है, यानी कि जो जिसका घनत्व कम होता है, वो क्या होता है, वाटर के ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं क्रियाकलाप 4। ये जो हमने करा, इसको करते हुए आपने देखा होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी आपने ऐसे ही कुछ देखा। ठीक है, चलिए सीधा हम यहाँ पहुँचेंगे। देखिए, जल में डूबती तथा तैरती हुई वस्तुएं। अब यहाँ पर जो एक की डाली हुई है, चाबी डाली है, वो जल में डूब गई है। यहाँ पर कुछ आपकी पत्ती वगैरह डाले हैं तो वो तैर रहे हैं। अब ये चाबी जल में कैसे डूबी, क्योंकि चाबी का घनत्व जल के घनत्व से ज़्यादा है, लेकिन ये जो पत्ती हैं इनका घनत्व क्या होता है, कम होता है, ये हल्की होती हैं पानी से, इसीलिए ये पानी के ऊपर तैरने लगती हैं। ठीक है, बस यही चीज़ें आपको इसमें बताई हुई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पदार्थ का जो गुण आता है फ्रेंड्स, वो है आपका पारदर्शिता। क्या है, पारदर्शिता। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं। इसमें 3 टर्म जो है इम्पॉर्टेंट है। एक आपका आता है पारदर्शी वाला, और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट टर्म है वो है आपका अपारदर्शी, और तीसरा आपका आता है पारभासी। ठीक है, तो तीनों को 1 बाय 1 समझ लेते हैं। और एनसीईआरटी की सबसे अच्छी खास बात ये है फ्रेंड्स कि यहाँ पर ना आपको हर एक टर्म को विद एक्सप्लेनेशन समझाया गया है, यानी कि हर एक एक्टिविटी करी है और उसको एक्सप्लेन करके आपको समझाया गया है। तो देखिए, आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहाँ आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई ना दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया? नहीं किया। क्यों? क्योंकि शीशे की खिड़की से हम साफ नज़र आ जाते हैं सामने वाले को, लेकिन हमको तो छुपना है, तो हम ऐसी चीज़ ढूंढते हैं जहाँ पर हम जो है किसी को दिखे ना। ठीक है, तो देखिए, उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है
उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं? उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वो होते हैं आपके पारदर्शी पदार्थ। ठीक हो गया? जिनसे आर पार क्लियर दिखाई देता है, वो हमारे क्या होते हैं? पारदर्शी चीज़ें। जैसे आपने देखा होगा शीशे की खिड़की की बात करिए, यहाँ पर आर पार साफ साफ दिखाई देता है उसमें, है ना? तो वो क्या हो गया? आपका पारदर्शी हो गया। जैसे कांच है, कांच में क्या होता है? आर पार हमको दिखाई देता है। जल है, वायु है, कुछ प्लास्टिक, ये सब क्या है? पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है। अब वहीं कुछ चीज़ें क्या होती हैं? अपारदर्शी भी होती हैं। अपारदर्शी मतलब ये होता है कि जिसमें हमें आर पार की चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। जैसे लकड़ी का दरवाज़ा है, ठीक है। अगर लकड़ी के दरवाजे के एक साइड आप खड़े हैं, दूसरी साइड आपकी मम्मी खड़ी हैं, तो आपको वो नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि वो लकड़ी का जो दरवाज़ा है वो अपारदर्शी है, उसके आर पार आप नहीं देख सकते। अगर वहीं पर लकड़ी के दरवाजे की जगह पर कांच का दरवाज़ा अगर होगा तो आप मम्मी को देख सकते हैं क्लियरली, और मम्मी आपको देख सकती हैं, क्योंकि वो जो कांच का दरवाज़ा होता है वो पारदर्शी होता है। ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस याद रखना है। जिन वस्तुओं के आर पार देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं, और जिन वस्तुओं के आसपास नहीं देखा जा सकता उन्हें हम अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। अब इसमें ना एक चीज़ और आती है जो होती है आपकी पारभासी वस्तुएं। ये देखिए, एक पारदर्शी होता है, एक अपारदर्शी और एक पारभासी। पारदर्शी और अपारदर्शी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं पारभासी की। पारभासी वस्तुएं वो वस्तुएं होती हैं फ्रेंड्स, अब पारभासी में क्या होता है ना, वो वस्तुएं आती हैं जिनमें क्लियर नहीं दिखाई देता, लेकिन थोड़ा बहुत जो है आर पार दिखाई देता है। एक तो क्लियरली की बात हो रही है कि जिसमें हम क्लियर देख पा रहे हैं आर पार, वो पारदर्शी, और एक हो गया जिसमें हम क्लियर आर पार नहीं देख सकते, वो अपारदर्शी। लेकिन जिन चीज़ों में हम थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं वो आती हैं आपकी पारभासी। पारभासी का एग्जाम्पल, जैसे आपने पॉलीथीन देखी होंगी। आप मार्केट से अगर वेजिटेबल लाते हैं तो हो सकता है आपको पॉलीथीन में देते हों, तो आपने पॉलीथीन कभी ना कभी देखी होंगी। अगर आप पॉलीथीन के आर पार देखने की कोशिश करें तो आपको थोड़ा बहुत दिखाई देता है और थोड़ा बहुत नहीं भी दिखाई देता है। कहने का मतलब है हल्का दिखाई देता है, क्लियर नहीं दिखाई देता। तो वो क्या होते हैं आपके? वो होते हैं पारभासी वस्तुएं। ठीक है, जिनमें आप थोड़ा बहुत आर पार देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखिए, क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजर रहा है? क्या आप क्लियरली देख पा रहे हैं? तो हम कहेंगे कि ना ये पारदर्शी है ना ये अपारदर्शी है। ये क्या है? ये आपका पारभासी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है, क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो ये हो गया आपका पारभासी। तो इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर कवर अप कर लिया है। यहाँ पर यही सारी चीज़ें दी हुई हैं आपकी, कि जो बिस्किट हैं वगैरह, पूरा एक्टिविटी दिया हुआ है, जिससे आपकी फाइनली यही डेफिनेशन निकल करके आएगी। आई होप आपको सारे टर्म्स यहाँ से समझ में आ गए होंगे और चैप्टर भी आपको समझ आया होगा। वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी थोड़ा सा आपको और वेट करना है, ठीक है। सारांश पढ़ेंगे जो कि लास्ट में पूरे चैप्टर को कंपाइल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर में हमने कठोरता, अविलेय, विलेय, चमकीला, पदार्थ, धातु, अपारदर्शी, खुरदरा, विलेय, पारभासी और पारदर्शी, इन सारे टर्म्स को समझ लिया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका सारांश। जो फाइनली जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा उसका जो जिस्ट निकल के आता है, सारांश निकल कर आता है, उसमें क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो देखिए, हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी हैं। आप जानते हैं, हमने पढ़ लिया है चैप्टर में। किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। कोई चमकीले होते हैं, कोई चमकीले नहीं होते हैं। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि कुछ नहीं होते हैं। कुछ खुरदुरे होते हैं तो कुछ चिकने होते हैं। इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं तो कुछ क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा कि कुछ पदार्थ जल में विलेय होते हैं और कुछ क्या होते हैं? जल में अविलेय होते हैं। कुछ पदार्थ जैसे कांच जो है आपका पारदर्शी है, और जैसे लकड़ी और धातुएं अपारदर्शी हो गई, और कुछ पदार्थ आपके पारभासी हो गए, अभी जो हमने पढ़ा। नेक्स्ट है, पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जा सकता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ
समूहित किया जा सकता है। ठीक है, तो बस ये छोटा सा इसका सारांश था और यहाँ से आपका पूरा चैप्टर कंपाइल हो जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप पेड नोट्स लेना चाहें तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ले सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए, अभी एग्ज़ाम, आप ये मत सोचिएगा कि एग्ज़ाम से पहले एक हफ़्ता पहले हम 4-5 क्लासेस देखेंगे और हमारा सीटेट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा फ्रेंड्स। आपने इस बार रेशियो देखा होगा, बहुत कम लोग इस बार पास हुए हैं। तो अगर आप अच्छे मार्क्स के साथ सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अभी से आप नोट्स को लेकर के और क्लासेस को ज्वाइन करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और आप में से बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे कि अदर सब्जेक्ट की क्लासेस आप कब स्टार्ट करोगे। तो देखिए, 1-2 दिन बाद हम अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट कर देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।